चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और ऐसे में बाजार की चाल को लेकर और आपके निवेश पोर्टफोलियो पर हम सलाह लेंगे। हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट और सीईओ एडलवाइस म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। और त्रिदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमेशा की तरह बाजार की चाल पर आपकी पैनी नज़र पर हम बातचीत करेंगे। गिरावट से घबरा रहे हैं निवेशक, है ना? और एक तरफ रिकवरी जब देखते हैं उसके तुरंत बाद बाजार में भारी गिरावट भी हो जाती है। शुरुआत इसी से करना चाहूंगी मैं। कितने चिंताजनक है आप बाजार की चाल को लेकर, त्रिदीप? हेलो। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही? जी त्रिदीप, मैं आपको सुन सकती हूँ। ओके। आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। मैं एक बार सवाल वापस से आपको पूछती हूँ, क्या आपको मेरी हाँ, आवाज अभी आ रही है? बेहतर। हाँ। जी। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये था त्रिदीप कि बाजार की चाल को लेकर निवेशक चिंतित हैं, रिकवरी आती है लेकिन टिकती नहीं है। अब ऐसे में बाजार की इस चाल पर आपकी नजर कहां पर है? आप कितने चिंताजनक हैं? नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये देखिए, मेरे ख्याल में ये हम पहले 3 महीने जिसको कहते हैं वोलेटाइल, ये मार्केट वोलेटाइल हमारा मानना है रहेगा। इसका कारण ये है, 3 कारण है एक्चुअली। पहला कारण ये कि और सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि जो एक अर्निंग्स अपग्रेड की स्थिति बनी हुई थी इंडिया के अंदर में पिछले 3 साल से, वो पिछले 2 क्वार्टर से रुक गई है। और वो अगर हम दिसंबर क्वार्टर के नतीजे देखें तो उसमें वापस घूमता हुआ नजर नहीं आता है। तो वो एक प्रेमाइस होगा मार्केट के लिए जो थोड़ा सॉफ्ट होगा। दूसरा, 2 बड़े इवेंट हमारे सामने हैं जैन एंड की तरफ। एक है ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स में, और दूसरा जो ये बजट आने वाला है ये साल, उससे हम लोगों को गवर्नमेंट की जो रुख है वो किस तरफ है वो देखने को मालूम पड़ेगा। तो जब इतने बड़े-बड़े अनसर्टेन इवेंट्स अपने सामने हों, तो मेरे ख्याल से मार्केट का थोड़ा वोलेटाइल होना, थोड़ा वीक होना ये बनता है। मेरे ख्याल में ये वीकनेस मेरे मेरे हिसाब से पहले 3 या 4 महीने रहेगी, फिर उसके बाद अर्निंग्स अपना खेल दिखाना शुरू करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से थोड़ी पॉजिटिविटी वापस आता दिखता है मुझे मार्केट में। बट इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले साल के 3-4 महीने। चलिए, तो यहाँ पर 3-4 महीने उतार-चढ़ाव का थोड़ा-सा आपको सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए तैयार रहने की सलाह त्रिदीप दे रहे हैं। लेकिन त्रिदीप, अब ऐसे में देखिए ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं और उसके बाद बजट एक बहुत अहम ट्रिगर भी है। अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चाल यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे। किस सेक्टर पर और किस तरह की कंपनियों पर आप दाव लगा रहे हैं, क्योंकि नतीजों पर भी आपकी नज़र होगी। जी। सो ये मेरे ख्याल में नंबर्स तो अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो ऐसा ईएमएस एक सेक्टर बोल सकता हूँ जिसमें कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स नंबर्स अच्छे आएंगे। बट ऑन अ रिलेटिव बेसिस अगर हम देखें इस क्वार्टर में, तो नंबर्स बेहतर आएंगे और बेहतर आ रहे हैं। थोड़ा आईटी कंपनीज के नंबर्स एक्सपेक्टेशन के सामने इनलाइन आ रहे हैं, और वहां पे जो करेंसी की एक वीकनेस है, वो सेक्टर के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। उसको छोड़ करके स्पेसिफिक पॉकेट्स में अर्निंग्स आती हुई दिखती है। कुछ रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे मेरे ख्याल में बेहतर होंगे, जिसमें कि प्री सेल्स जो हम लोग देखते हैं वो शायद थोड़ा-सा बेहतर देखने को मिले। तीसरा, ये फेस्टिव सीज़न वाला क्वार्टर है, तो इसमें वेडिंग या फिर वेडिंग सीज़न रिलेटेड कंपनीज़ में थोड़ी बहुत बिज़नेस मोमेंटम दिखेगा। और फाइनली मैं कहूँगा, जो गोल्ड ज्वेलरी जो कि इससे रिलेटेड है, इस एरिया में जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फेस्टिव सीज़न, वहाँ पे नतीजे बेहतर आने का अंदाज़ा है हमारे हिसाब से। थोड़ा सा हम लोग अक्रॉस द मार्केट कैप भी बात करना चाहते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की कमजोरी और कितनी गहरा सकती है? जी। सो अगर आप पिछला साल देखें तो लार्ज कैप ने करीबन 11-12% रिटर्न दिया है। मिड और स्मॉल कैप ने 24 से 26% रिटर्न दिया है। तो एक अच्छा खासा निवेशकों का पैसा बना हुआ है। तो मैं इसको अगले 1-2 महीने के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखता हूँ, रादर देन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल में ये करते हैं। देखिए, जैसे रियल एस्टेट हुआ, ईएमएस हुआ,
हॉस्पिटल्स हुए जो फार्मा के कुछ एक सब सेक्टर है, कंपनीज तो मिड कैप हैं, लेकिन उनके जो नतीजे आएंगे वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आएंगे। सो अगर आप इनको जोड़ करके देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन त्रिदीप हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार कनेक्शन इनका चेक कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बातचीत की है और बताया कि जो थीम्स पे इनको भरोसा है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एनबीएफसी, कंजम्पशन को लेके मुझे एक सवाल पूछना है त्रिदीप से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो एक डार्क हॉर्स बनकर उभर सकता है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कंजम्पशन की डिमांड को लेकर, त्रिदीप अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जिन सेक्टर्स की आपने बातचीत की है उसमें एक कंजम्पशन की स्टोरी पर मुझे आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम है। और ऐसे में अगर हम अर्बन या रूरल की बात करें तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा डिमांड को लेकर चिंता हमें दिखाई दे रही है, खासतौर से अगर हम अर्बन मार्केट्स की बातें करें। रूरल में भी पेस उतनी नहीं तेज़ी से पकड़ी हुई है कंजम्पशन में जितनी हम सब चाह रहे थे। अब ऐसे में आप कह रहे हैं कि ये डार्क हॉर्स बन के उभर सकता है, इसके पीछे आपका रैशनल क्या होगा, क्या वजह होगी? इसका बैकग्राउंड ये कि पिछले साल इसी समय जब आपके चैनल पे मैं आया था, मैंने कहा था कि आईटी एक डार्क हॉर्स होगा कैलेंडर ईयर 24 का। सो वो ठीक ठाक से प्ले आउट किया। इस साल इन ए सिमिलर वे हमें लगता है कि कंजम्पशन शायद एक डार्क हॉर्स रहे, और उसका कारण ये है कि जो कंजम्पशन में स्लो डाउन है, जो वीकनेस है, ये करीबन पिछले 2-3 साल से चल रहा है। तो इसमें बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा था, कुछ हद तक फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ था, और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी वीक था। तो इसलिए बेस जो है वो काफी सुलझा हुआ है। दूसरी बात, पहली बार पिछले साल 2024 में, पिछले 2-3 सालों में पहली बार जो मॉनसून आया वो काफी बेहतर हुआ है। तो ये जो इवेंट है, इसका धीमे-धीमे रूरल रिकवरी में एक बेनिफिट देखने को मिलेगा अगले 6 से 9 महीने में। जैसे कि फार्मर्स के कैश फ्लोज बेहतर आते हुए नजर आएंगे। सो ये दूसरा सेगमेंट होगा। तीसरा, मैंने कहा कि हाई एंड जो डिमांड है, जो लग्जरी डिमांड है, वो इंडिया में अभी भी बरकरार है, और मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा, पर्टिकुलरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। तो ये 3 ब्राइट स्पॉट्स हैं। अभी जैसे आपने कहा अर्बन कंजम्पशन का जो स्लो डाउन है, ये मुझे लगता है कि पहले हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में एक थोड़ा-सा बॉटम आउट होता हुआ दिखता है। तकलीफ रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है। बट जैसे-जैसे हम साल के बीच में जाएँगे, इन्फ्लेशन थोड़ा-सा कम होगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा कम होने का अंदाजा है, और जैसे वैसा होगा, वैसे जो अर्बन कंजम्पशन में एक एटलीस्ट स्टेबिलिटी फॉलोड बाय रिकवरी देखने को मिल सकता है। ये बैक हाफ लोडेड होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डार्क हॉर्स है rather than समथिंग इमीडिएटली टू लुक आउट फॉर। बट उनके जो कंजम्पशन सेक्टर के जो तारे हैं, वो मुझे लगता है एज वी गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उसके सुधरने के काफी अच्छे चांसेस हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एफआईआईज़ की बिकवाली की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब ट्रंप जब एक्शन में आ जाएंगे, काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि डॉलर के जो कमज़ोर होने की संभावना थी वो हमें धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एफआईआईज़ का इंटरेस्ट हमें बीच में थोड़ा सा आता हुआ दिखा था, लेकिन अब वहाँ भी बिकवाली के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज़ की तरफ से हम देख रहे हैं कि अच्छी पार्टिसिपेशन है। एसआईपी के आंकड़े देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर भी काफ़ी हद तक भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बैंक कर रहा है। हर महीने हमने देखा है कि एसआईपी तो अब 26,000 करोड़ के पार भी पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे में एफआईआईज़ का रुझान कब तक दूर रहेगा भारत के बाजार से, क्या कहेंगे आप? नियर टर्म में तो दूर रहेगा, और उसका कारण ये है कि ट्रम्प साहब जब पावर में आएंगे, उनकी जब तक पॉलिसी सामने नहीं आते हैं, तब तक ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा अननोवेबल है। और जब तक वो ये डिसाइड और बोलते नहीं है साफ तरीके की कि उनके Recording पॉलिसी stopped. पॉलिसीज जो है कितने हद तक यूएस में ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, उससे उस पर डिपेंड करता है कि डॉलर कहाँ जाके स्टेबलाइज करेगा, और उस डॉलर कहाँ पे स्टेबलाइज करेगा वो डिसाइड करेगा कि एफआईआई का जो फ्लो है वो कितने हद तक कब तक वो बाहर जाता रहेगा। तो इसमें दो नजरिया है जो मैं कहना चाहूंगा। एक, अभी भी जो एफआईआई आउटफ्लो हुआ है, उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफआईआई टोटल होल्डिंग देखें तो करीबन 1 से 1.5% है। सो कुल मिला के इसको प्रॉफिट बुकिंग कहा जाएगा rather than
FII फ्लीइंग इंडियन मार्केट, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि डॉलर स्टेबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट है एफआईआईस को वापस आने के लिए, उसका हमें वेट करना होगा, वो शायद ट्रम्प के आने के बाद ही मुमकिन हो। और तीसरी बात ये कि रिलेटिव टू ये जो डॉलर स्ट्रेंथ है, ये सारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है। उसमें मेरे ख्याल में इंडिया रिलेटिव मार्केट शेयर गेन करेगा वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो हाइपोथेसिस है, वो काफी डोमेस्टिक ड्रिवन है रादर देन एक्सपोर्ट्स ड्रिवन। तो वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेगा एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से। जयदीप, एक एक चीज़ यहाँ पे आप जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए हम हमेशा आपसे बातचीत करते हैं। फिलहाल जिस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप में थोड़ा सा अपना एक्सपोजर हैवी रखने में समझदारी हमें दिखाई दे रही है। पोर्टफोलियो के लेवल पर देखें तो देखिए हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए वो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कैटेगरीज चुनते हैं निवेश को लेकर। लेकिन एक मोटा मोटा थंब रूल इस पूरे साल के लिए अगर हमें किसी को देना हो तो आप क्या देंगे? आपने कहा था पिछली बार कि थोड़ा सा अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको टेपर डाउन करना होगा 2025 में, तो वो अगर भले कर भी दिया जाए, मार्केट कैप वाइज अपने पोर्टफोलियो में कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर रखें, कहाँ पर सीमित कर दें एक्सपोजर, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आपको करनी है वो करके कहाँ पैसे डालें और किस तरह के फंड्स में पैसे डालें, बताइएगा। जी, सो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क एपेटाइट वाले हैं। तो मॉडरेट जो लो रिस्क एपेटाइट वाले कस्टमर हैं, उनके लिए, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड जो कि लार्ज कैप हैवी होता है शायद बेहतर रहे। जो रीजनेबल रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मैं कहूंगा एक मल्टी कैप फंड, जिसमें कि थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में कंपोनेंट ज्यादा होता है, दैट इज द राइट सूटेड फॉर द पर्पस। और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, मतलब 5 से 10 साल, जिससे करेक्शन में उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए मैं मिड कैप फंड रेकमेंड करूंगा। सो ये 3 जो फंड का एक बुके है, डिपेंड करता है कि कस्टमर का और इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल कहाँ है, उस हिसाब से वो फंड अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इन तीनों फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल का अलग अलग डिग्री का मिश्रण है, और वो एक हद तक इन्वेस्टर के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, पर्टिकुलरली ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में। और अगर कोई इन्वेस्टर थीमेटिक जाना चाहे, तो मैं कहूंगा कि कॉन्ट्रा तरीके से जाना चाहिए, एज अपोज टू गोइंग द इन सिंक थीम। तो कॉन्ट्रा जाने के लिए जैसे कंजम्पशन फंड हुआ, वो एक डार्क हॉर्स तरीके से FY25 का मैं कह रहा हूँ, तो शायद एक कंजम्पशन फंड थोड़ा सा 3 से 5 साल सोच के करे, वो थोड़ा डिफेंसिव भी माना जाता है, वो फंड थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बेहतर हो। बट फर्स्ट चॉइस फॉर न्यू इन्वेस्टर्स और ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टर्स वुड बी डाइवर्सिफाइड फंड, जो मैंने 3 बोले। और अगर थीमेटिक फंड्स करना है तो एक डार्क हॉर्स कंजम्पशन फंड, जैसे ये 4 मेरे पिक्स होंगे। ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपसे हमने बातचीत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयदीप, जब भी आते हैं तो मार्गदर्शन देते हैं हमारे दर्शकों को, धन्यवाद आपका। तो बाजार की चाल पे तो हमने विस्तार से बात कर ली है। आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर आपको क्या सलाह यहाँ पर माननी चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए और अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आपको निर्णय लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बहुत ही दिलचस्प बातचीत हम करने वाले हैं। जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, कैसे उनका खर्च बढ़ रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा उनका पैसा जा रहा है, निवेश को लेके, बचत को लेके क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और कितना चिंताजनक है ये पूरा बदलाव, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिल्पा भास्कर कोले और साथ ही हिमेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार इस बहुत ही खास मुद्दे पे बातचीत।